दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रस्तुत है आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इस वीडियो के अंतर्गत हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार एवं क्षेत्रक, मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय आय, भारत में नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी विशेषताएं शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं संक्षिप्त सामान्य ज्ञान भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग 1। सबसे पहले जानते हैं अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण जैसी गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विषय है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उपभोग और वितरण जैसी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी और इसमें एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए इसे धन का विज्ञान यानी साइंस ऑफ मनी की संज्ञा दी है। आइए देखते हैं अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र पर प्रमुख पुस्तक है दास कैपिटल, जो कि कार्ल मार्क्स की रचना है। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की रचना है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस पॉल ए सैमुएल्सन की रचना है। और देखिए जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये J.M. किन्स, जिनका पूरा नाम जॉन मेनार्ड किन्स था, इनकी रचना है। तो किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक है जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो ये एल रॉबिन्स की रचना है। और हाउ टू पे फॉर द वार, ये J.M. किन्स की रचना है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत, ये अल्फ्रेड मार्शल की रचना है। तो ये अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों के नाम थे। आइए अब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? तो दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है जिसमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो उन्नत हो, उत्पादन और उपभोग का उच्च स्तर पाया जाता हो, इसके अलावा राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर हो, बचत और विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट का उच्च स्तर हो, इसके अलावा पूंजी निर्माण की उच्च दर हो और निम्न जनसंख्या वृद्धि दर हो, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड इकोनॉमी वाले देश हैं। अंडर डेवलप्ड अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? दोस्तों, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन होता है, उत्पादन एवं उपभोग का निम्न स्तर पाया जाता है, इसके अलावा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय भी निम्न होती है, पूंजी निर्माण जो है ये अत्यंत ही निम्न दर पे होती है और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है और यहाँ पर कृषि पर निर्भरता, अशिक्षा और बेरोजगारी होती है। और इसके उदाहरण देशों में जो है युगांडा, बुरुंडी, नामीबिया, ये अफ्रीकन कंट्रीज के देश हैं जो कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था, तो ये तीसरा प्रकार है। कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं तो पाई जाती हैं, लेकिन इनमें विकसित देश होने की अपार संभावनाएं मौजूद रहती हैं और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील अर्थव्यवस्था यानी डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है। और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में भारत, चीन, ब्राज़ील आदि की अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
दोस्तों, अर्थव्यवस्था का एक आधार पर और वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, एक प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकॉनमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाभ का उद्देश्य प्रधान होता है और उत्पादन निजी स्वामित्व के अधीन होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं और इसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था या अनियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था में मांग, पूर्ति, कीमत और उत्पादन आदि पर सरकार का नियंत्रण होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा रूस, जो कि तत्कालीन सोवियत संघ था, वहाँ पर 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद इसका प्रारंभ माना जाता है। तीसरी अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकॉनमी होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का स्वामित्व साथ साथ विद्यमान होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला है कि प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर। तो ये 3 प्रकार या 3 क्षेत्र माने जाते हैं आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। सबसे पहले जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर क्या है। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जो है प्राप्त होती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन और वानिकी। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपभोग करता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जलापूर्ति, ये द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्रक है वो है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्र को सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयां शामिल होती हैं, जैसे परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल, चिकित्सा, पर्यटन, सरकारी प्रशासन, वित्त आदि इसके उदाहरण हैं। आइए देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास की माप किस तरह से की जाती है। दोस्तों, आर्थिक विकास की माप और आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति को ज्ञात करने की प्रमुख विधियां देख लेते हैं। आधारभूत अर्थव्यवस्था, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम और जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। देखिए दोस्तों, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम जो होता है, इस विधि में किसी देश के आर्थिक विकास के मापन के लिए उस देश की शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता और जीवन प्रत्याशा सूचकांक के औसत मान का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, क्रय शक्ति क्षमता जो होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी विधि जो होती है, इस विधि का सबसे पहले प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा 1993 में किया गया था। विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में सकल राष्ट्रीय आय या GNI क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले और दूसरे स्थान पर चीन और अमेरिका हैं। 1 जुलाई 2021 को जारी विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार GDP के आधार पर वर्ष 2020 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की है। भारत का स्थान क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और UK के बाद 6वां है। आइए देखते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र के संबंध में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा मानव विकास सूचकांक के बारे में, जिसको इंग्लिश में HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया।
मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 चरों को शामिल किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक और तीसरा है आय सूचकांक। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, तो दोस्तों जीवन प्रत्याशा सूचकांक किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मापन करता है। शिक्षा सूचकांक के अंतर्गत 2 आंकड़ों को शामिल किया जाता है, स्कूल अवधि के औसत वर्ष और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष। इसके अलावा आय सूचकांक में दोस्तों जीवन निर्वाह के स्तर का मापन क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI पर कैपिटा से किया जाता है। और दोस्तों देखिए इसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आय देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है और भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। नौरोजी द्वारा 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई गई थी। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। और देखिए मई 2019 से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य मई 1951 में स्थापित केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO के द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में ये कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में। राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है। एक तो साधन लागत या आय विधि, दूसरा उत्पादन विधि, तीसरा व्यय विधि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आय विधि और उत्पादन विधि दोनों प्रयोग किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या है? देखिए दोस्तों राष्ट्रीय आय एक व्यापक अवधारणा है जिसकी गणना के लिए सामान्यतः निम्नलिखित अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। एक तो घरेलू उत्पाद और दूसरा राष्ट्रीय उत्पाद। तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों जिनमें विदेशी भी शामिल होंगे उनके द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से अर्जित कुल आय को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और भारतीय संदर्भ में GNP जो होती है वो राष्ट्रीय आय की सभी अवधारणाओं में सबसे व्यापक अवधारणा है। GNP में GDP और विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय शामिल होती है। निबल राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसको NNP कहा जाता है, ये क्या है? तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे निबल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहते हैं। NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू GNP यानी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास। तो और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के अनुपात से प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों भारत में नियोजन के बारे में। देखिए भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनकी शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के नियोजन पद्धति से प्रेरित है और भारत वर्ष 1951 से वर्ष 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं और 6 वार्षिक योजनाओं की विकास यात्रा तय कर चुका है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत में आर्थिक नियोजन पर सबसे पहले चर्चा 1934 में प्रारंभ हुई जब M विश्वेश्वरैया जिनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था, इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इसलिए विश्वेश्वरैया को भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता भी कहा जाता है। आर्थिक नियोजन क्या है? तो दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में नियोजन के लक्ष्य तथा सामाजिक उद्देश्यों के स्रोत संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्धारित होते हैं और नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में वर्णित है। वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी।
दोस्तों यहाँ पर देखिए श्रीमन नारायण ने 1943 में गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित गांधीवादी प्लान द गांधीयन प्लान तैयार किया था और 1944-45 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों JRD टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, आदेरसिर दलाल, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, डॉक्टर जान मथाई, श्री राम, कस्तूरी भाई लाल तथा AD श्रॉफ ने भारत के आर्थिक विकास के लिए 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, जिसे बॉम्बे प्लान या टाटा बिड़ला योजना के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1944 में नियोजन और विकास विभाग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सर आदेरसिर दलाल थे। और देखिए MN राय यानी मानवेंद्र नाथ राय और भारतीय श्रमिक संघ की ओर से रूसी योजना से अभिप्रेरित जन योजना यानी द पीपुल्स प्लान नामक योजना प्रस्तुत की गई थी। और 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने दोस्तों 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया और इस समिति ने 25 जनवरी 1948 को अपने एक प्रस्ताव में ये सिफारिश की कि देश में एक अस्थायी योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। सिफारिश के फलस्वरूप 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। आइए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों, ये शरणार्थियों के पुनर्वास, कृषि क्षेत्र के विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा का आरंभ और संतुलित विकास नीति पर आधारित थी। इसका लक्ष्य 2.1% रखा गया, जिसमें प्राप्ति लक्ष्य से अधिक 3.6% हुई। और दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ये 1951 से 1956 तक रही। ये हैरट डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इसमें सामुदायिक विकास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लघु और कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार शामिल था। इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली और इसमें आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया और राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन आदि का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का लक्ष्य 4.5% रखा गया और प्राप्ति 4.3% हुई। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस की 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित राउरकेला, ओडिशा, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों के विकास पर बल आधारित थी और ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल 1961 से 1966 रहा है और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त बनाने पर इस पर बल दिया गया। इसमें कृषि पर पुनः सर्वाधिक बल दिया गया और राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि का जो है लक्ष्य रखा गया। इसका लक्ष्य 5.6% था, जबकि प्राप्ति 2.8% हुई। दोस्तों महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, जे सैंडिंग के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना, विफलता का कारण भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था और भारत पाक युद्ध 1965 और 1965-66 का सूखा तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण थे। दोस्तों 1966 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई और इस अवधि को योजना अवकाश का काल भी कहा गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो ये 1969 से 1974 तक रही और इसमें लक्ष्य जो था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, क्षेत्रीय असमानता में कमी, संतुलित विकास पर जोर और औद्योगिकरण को बढ़ावा और भारी उद्योगों को पर विशेष बल दिया गया। इसमें लक्ष्य 5.7% रखा गया, जबकि प्राप्ति 3.3% की हुई थी। दोस्तों इसकी विशेषताएं ये थी कि गाडगिल योजना और लियोन
लीओन्टिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एमआरटीपी अधिनियम 1969 में पारित किया गया। और प्रभावी तथा रोजगार गारंटी योजना वर्ष 1972-73 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक और निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका उद्देश्य था। 4.4% लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति 4.8% हुई थी। और दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा पूछा जाता है तो ये 5वीं 5th ईयर प्लान में लाया गया गरीबी हटाओ का नारा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का आरंभ और काम के बदले अनाज योजना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही यानी 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना तो ये 1980 से 1985 तक चली और आधुनिकीकरण और अर्थव्यवस्था के विकास द्वारा गरीबी निवारण पर प्रत्यक्ष आक्रमण और आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति इसका उद्देश्य था। 5.2% लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति 5.7% की हुई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल यानी इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर बल दिया गया और गरीबी ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए IRDP, NREP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा और RLAGP आदि जो है योजनाएं लागू की गईं। और छठवीं योजना को 15 वर्षों की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था, इसलिए इसे पर्सपेक्टिव प्लान भी कहा जाता है। इस योजना को पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को शामिल किया गया। दोस्तों, एक विशेष बात यह है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई। पहली बार जनता पार्टी सरकार द्वारा वर्ष 1978 से 83 के लिए, दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 85 के लिए और 1978 से 83 की योजना को अनवरत योजना नाम दिया गया था। और अनवरत योजना का श्रेय गुन्नार मेडल को जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 और आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय इसका लक्ष्य रखा गया। 5% विकास लक्ष्य के सापेक्ष इसने 6% लक्ष्य हासिल किया। और दोस्तों, इसकी विशेषताओं में दीर्घकालीन विकास निधि, उदारीकरण मॉडल, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर बल दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं इसमें चलाई गई थीं। इसीलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1992 से 1997 तक रही और इसमें मानव संसाधन विकास, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना और जनसंख्या वृद्धि पर जो है अंकुश लगाना शामिल था। 5.6% लक्ष्य के सापेक्ष इसने 6.8% लक्ष्य हासिल किया। और जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, 15 से 35 वर्ष आयु समूह में निरक्षरता उन्मूलन और पेयजल तथा स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण था। 9वीं पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल 1997 से 2002 रहा। ये सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास पर आधारित थी। इस योजना में दोस्तों 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं जिसमें सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेघरों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषक आहार, सभी गांवों और बस्तियों के लिए सड़क, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना, इन बातों पर बल दिया गया और राजकोषीय समेकन की नीति लागू की गई। नवी योजना से सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देने की प्रवृत्ति में कमी आई और निर्देशात्मक योजना यानी इंडक्टिव प्लानिंग की शुरुआत हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना तो दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और 10वीं योजना की कूटनीति को 2 आधारभूत तत्वों पर आधारित किया गया था। विगत वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए इन्हीं पर आगे विकास करना और विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक समृद्धि 7.6% थी। यद्यपि यह योजना अपने लक्ष्य 8% से कम रही, फिर भी इस समय तक की सर्वाधिक वृद्धि वाली योजना थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना इसका समय काल 2007 से 2012 निर्धारित किया गया था।
और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति थी, जिससे कि विकास की मुख्य धारा के साथ सबको जोड़ा जा सके और आर्थिक विकास से सभी लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 9% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 8% हुई थी। अब आइए देखते हैं 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 2017 के लिए बनाई गई थी और इसका शीर्षक था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था। ये योजना ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे दूसरे वैश्विक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी, जो 11वीं योजना के अंतिम वर्षों में यूरो जोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुआ था। इस फाइनेंशियल क्राइसिस का असर भारत सहित सभी देशों पर हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना के 25 मुख्य लक्ष्य थे, जिनमें आर्थिक विकास के लिए घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक से समृद्धि, 4% की दर से कृषि समृद्धि, 10% की दर से विनिर्माण समृद्धि और प्रत्येक राज्य द्वारा 11वीं योजना की तुलना में 12वीं योजना में अधिमानतः उच्चतर औसत समृद्धि इसका लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों, पहली 3 योजनाओं के लक्ष्य जो थे राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे। चौथी योजना का लक्ष्य शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था और इसके बाद की सभी योजनाओं में यह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रहा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, ये देखिए 2012 से 2017 के लिए बनाई गई थी। ये योजना पूरी तरह से चल नहीं पाई, क्योंकि योजना आयोग जो योजनाओं का निर्माण करता है, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को एक नए थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग और उससे आगे के टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।